साल 1756, जगह मुर्शिदाबाद, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का शाही दरबार। चारों तरफ बड़े बड़े जमींदार, सेनापति और दरबारी सिर झुकाए खड़े थे और बीच में तख्त पर बैठे थे अपने गुस्से के लिए अखंड भारत में मशहूर युवा नवाब सिराजुद्दौला। तभी दरबार के दरवाजे खुलते हैं और अंदर दाखिल होते हैं दो ऐसे मारवाड़ी साहूकार जिनके पास ना तो कोई सेना थी, ना कोई हथियार और ना ही कोई राज्य, लेकिन इनके पास दौलत का इतना बड़ा साम्राज्य था कि कहा जाता है कि अगर वो अपने घर से सिर्फ सोना चांदी निकालकर गंगा नदी में एक दीवार बना दें तो वो गंगा नदी के प्रवाह को भी रोक सकते थे। खैर, दरबार में दाखिल होते ही नवाब इन दोनों साहूकारों से 3 करोड़ रुपए की मांग कर लेते हैं। उस दौर में यह रकम इतनी बड़ी थी कि इससे न सिर्फ हजारों सैनिकों की फौज खड़ी की जा सकती थी, बल्कि छोटी मोटी रियासतें भी खरीदी जा सकती थी। लेकिन ये दोनों साहूकार नवाब को पैसे देने से इनकार कर देते हैं, जो सुनकर नवाब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी गद्दी से उठता है और भरी सभा के सामने एक साहूकार के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा खतना करवा दूंगा। पूरा दरबार सन्न रह गया, लेकिन उस रात किसी को नहीं पता था कि इस एक थप्पड़ की कीमत आगे जाकर पूरा हिंदुस्तान चुकाएगा, क्योंकि जिस इंसान को यह थप्पड़ मारा गया था वो उस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। उनके घराने के पास $1 ट्रिलियन की संपत्ति थी, इतनी दौलत जितनी आज भी दुनिया के किसी अमीर इंसान के पास नहीं है। कहा जाता है कि इंग्लैंड की सभी बैंक्स की दौलत मिला दी जाए तब भी वो भारतीय बैंकर जगत सेठ की दौलत के करीब तक ना पहुंच पाए। और तो और उस वक्त का बंगाल, जिसमें आज के आसाम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल शामिल थे, उसकी लगभग आधी जमीन के मालिक थे जगत सेठ। और उस रात नवाब सिराजुद्दौला ने उस साहूकार का अपमान किया था जिसके खजाने से बादशाह बनते भी थे और उजड़ते भी थे। और उस थप्पड़ से भी बड़ा अपमान था एक धार्मिक मारवाड़ी जैन परिवार के मुखिया को कहना, तुम्हारा खतना करवा दूंगा। ये जगत सेठ के लिए उस थप्पड़ से भी गहरा जख्म था। उनका स्वाभिमान लहूलुहान हो चुका था। उन्होंने उसी रात ठान लिया कि अब इस नालायक नवाब को बंगाल की गद्दी से उखाड़ फेंकना होगा। और इसी कसम को पूरा करने के लिए जगत सेठ ने एक ऐसी साजिश रची जिसने न सिर्फ सिराजुद्दौला के मौत की तारीख लिख दी, बल्कि जाने अनजाने में पूरे हिंदुस्तान की आजादी को ही छीन लिया। तो आखिर कौन थे जगत सेठ? कैसे इस घराने ने अपनी शाही दौलत बनाई? क्यों राजा महाराजाओं से लेकर अंग्रेज तक पैसों के लिए उनके सामने हाथ फैलाते थे? और अगर जगत सेठ के पास इतना रुतबा था तो फिर इतिहास के पन्नों से उनका नाम गायब क्यों हो गया? कैसे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और क्या हुआ उनके परिवार के साथ? ये कहानी है जगत सेठ की, जिनके एक फैसले ने भारत के अगले 200 साल का इतिहास बदल दिया। हर साम्राज्य की शुरुआत किसी महल से नहीं होती। कुछ साम्राज्य एक छोटे से घर, एक बड़े सपने और एक ही फैसले से जन्म लेते हैं। जगत सेठ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साल था 1652। राजस्थान के नागौर में एक साधारण मारवाड़ी व्यापारी रहते थे जिनका नाम था हीरानंद साहू। परिवार पीढ़ियों से व्यापार करता था, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा या मशहूर घराना नहीं था। हीरानंद भी अपने पुश्तैनी कारोबार में हाथ बटाते थे, लेकिन उनके सपने नागौर की गलियों से कहीं बड़े थे। वो समझ चुके थे कि अगर दौलत कमानी है तो सिर्फ मेहनत नहीं, सही जगह और सही समय चुनना भी जरूरी है। ऐसे में कई दिनों तक सोचने के बाद हीरानंद ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। उन्होंने अपना घर, अपना शहर और अपना पुराना कारोबार छोड़ दिया और निकल पड़े हजारों किलोमीटर दूर पटना की ओर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस दौर में जब दिल्ली मुगल सल्तनत की राजधानी थी, आगरा सबसे बड़ा शाही शहर था और सूरत समुद्री व्यापार का केंद्र था, तब हीरानंद ने पटना को ही क्यों चुना? इसका जवाब छिपा था उस दौर के भारत की अर्थव्यवस्था में। 17वीं शताब्दी में हिंदुस्तान कला, संस्कृति और व्यापार के शिखर पर था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इस पूरे व्यापार की धड़कन था पटना। गंगा किनारे बसा ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन चुका था। यहाँ से रेशम, चीनी, चावल, अफीम और सबसे अहम
शोरा यानी बारूद बनाने का कच्चा माल दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता था। अंग्रेज हो, डच हो या फ्रांसीसी, लगभग हर विदेशी व्यापारी की नजर पटना पर टिकी रहती थी। हीरानंद साहू ने भी यही मौका पहचान लिया। पटना पहुंचते ही हीरानंद ने सबसे पहले शोरा यानी गन पाउडर का बिजनेस शुरू किया और सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी और बड़े विदेशी मर्चेंट के साथ डील्स करने लगे। और शोरा के धंधे से उन्होंने इतना पैसा कमाया कि उनका यह छोटा सा बिजनेस देखते ही देखते एक बड़ी कोठी यानी बैंकिंग फर्म में बदल गया। धीरे धीरे उनकी छोटी सी कोठी व्यापारियों की जरूरत बन गई। जो व्यापारी माल खरीदने आते उन्हें पूंजी चाहिए होती, जिसे व्यापार बढ़ाना होता उसे कर्ज चाहिए होता, और जिसकी जेब खाली होती उसके लिए हीरानंद साहू की कोठी हमेशा खुली रहती। देखते ही देखते व्यापारी, जमींदार, बड़े कारोबारी और यहाँ तक कि सूबेदारों के लोग भी जरूरत पड़ने पर हीरानंद साहू की कोठी का दरवाजा खटखटाने लगे और धीरे धीरे उनका नाम पूरे इलाके में भरोसे की पहचान बन गया। शायद उस समय किसी ने सोचा नहीं होगा कि पटना की इसी छोटी सी कोठी से एक ऐसा आर्थिक साम्राज्य खड़ा होने वाला है जिसके सामने कुछ दशकों बाद मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब और खुद ईस्ट इंडिया कंपनी तक हाथ फैलाकर खड़ी दिखाई देगी। हीरानंद साहू के 7 बेटे थे। सदानंद, गोवर्धन, रूपचंद, मलूकचंद, अमीनचंद, धनराज और सबसे बड़े माणिकचंद। पिता के बनाए कारोबार को इन 7 भाइयों ने मिलकर आगे बढ़ाया। धीरे धीरे उनकी कोठियां पटना से निकलकर ढाका, मुर्शिदाबाद, हुगली, बनारस, दिल्ली और उत्तर भारत के कई बड़े व्यापारिक शहरों तक फैल गई। कुछ ही सालों में उनका यह व्यापार एक परिवार की तरह सीमित नहीं रहा, बल्कि एक विशाल बैंकिंग नेटवर्क बन चुका था। लेकिन इस पूरे साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत उनकी दौलत नहीं थी, बल्कि उनकी असली ताकत थी हुंडी सिस्टम। आज के दौर में अगर आपको मुंबई से दिल्ली पैसे भेजने हो तो कुछ ही सेकंड्स में मोबाइल से ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन 300 साल पहले ऐसा कोई बैंक नहीं था। अगर किसी व्यापारी को कलकत्ता से दिल्ली 10,000 रुपए भेजने होते तो उसे सोने चांदी के सिक्कों से भरी थैलियां लेकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता। रास्ते में डाकुओं का खतरा अलग, नदियों और जंगलों का डर अलग। कई बार तो व्यापारी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही लूट लिए जाते। यहीं पर जगत सेठ परिवार ने उस दौर की सबसे आधुनिक व्यवस्था को बड़े स्तर पर अपनाया और उसे पूरे भारत में फैला दिया। इसे कहा जाता था हुंडी सिस्टम। मान लीजिए किसी व्यापारी को कलकत्ता से दिल्ली 10,000 रुपए भेजने हैं तो वह नगद रकम लेकर जगत सेठ की कोठी पहुंचता, वहां पैसे जमा करता और बदले में उसे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा दिया जाता जिसे हुंडी कहा जाता है। अब व्यापारी को रास्ते में पैसे ढोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह सिर्फ उस कागज को दिल्ली भेज देता और दिल्ली में जगत सेठ की दूसरी कोठी पर वही हुंडी दिखाकर पूरी रकम निकाल ली जाती। यानी सफर करता था सिर्फ एक कागज, पैसा नहीं। यही वजह थी कि व्यापारियों को लूट का डर लगभग खत्म हो गया और दूर दराज के शहरों के बीच कारोबार पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। बदले में जगत सेठ की कोठी इस लेन देन पर अपना कमीशन लेती थी और यही कमीशन धीरे धीरे उनकी दौलत का सबसे बड़ा जरिया बन गया। लेकिन किसी भी बैंक की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इमारत नहीं बल्कि लोगों का भरोसा होता है और जगत सेठ परिवार ने यही भरोसा कमाया था। उनका नाम ही गारंटी बन चुका था। हालत ये थी कि 1728 से 1740 के बीच बंगाल से दिल्ली भेजे जाने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा भी इसी हुंडी सिस्टम के जरिए भेजा जाता था। भारत ही नहीं, मध्य एशिया, रूस, आर्मेनिया से आने वाले व्यापारी भी जगत सेठ की हुंडी को बिना किसी संदेह के स्वीकार कर लेते थे। अब यह मरवाड़ी परिवार सिर्फ व्यापारियों का साहूकार नहीं रहा था। धीरे धीरे मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब और भारत में कारोबार कर रही विदेशी कंपनियों जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने बड़े आर्थिक लेन देन के लिए इसी घराने पर निर्भर रहने लगी। कारोबार लगातार बढ़ रहा था, लेकिन हीरानंद साहू और उनके बेटे समझ चुके थे कि अगर सिर्फ बाजार पर पकड़ होगी तो दौलत मिलेगी, लेकिन अगर सत्ता के साथ रिश्ते बन गए तो दौलत के साथ ताकत भी मिलेगी। इसी सोच के साथ परिवार के सबसे बड़े बेटे माणिकचंद को बंगाल भेजा गया। उस समय बंगाल की राजधानी ढाका थी। सूती कपड़ों, रेशम और अफीम के व्यापार की वजह से पूरी दुनिया के व्यापारी यहाँ आते थे। माणिकचंद ने ढाका पहुंचकर अपनी नई कोठी शुरू की और बहुत कम समय में वहां के व्यापारियों के बीच अपनी अलग पहचान बना ली। इसी दौरान उनकी मुलाकात बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान से हुई। मुर्शिद कुली खान उस समय बंगाल के सबसे ताकतवर अधिकारियों में गिने जाते थे।
पूरे सूबे का राजस्व, लगान और आर्थिक व्यवस्था उन्हीं की देखरेख में चलती थी। ऐसे में उन्हें भी एक ऐसे भरोसेमंद बैंकर की जरूरत थी जो जरूरत पड़ने पर बड़ी से बड़ी रकम का इंतजाम कर सके। माणिक चंद और मुर्शिद कुली खान की यही जरूरत धीरे धीरे एक मजबूत साझेदारी में बदल गई। कुछ समय बाद राजनीतिक कारणों से मुर्शिद कुली खान का तबादला मकसूदाबाद कर दिया गया, लेकिन वो अकेले नहीं गए। उन्होंने माणिक चंद को भी अपने साथ बुला लिया और अपने सबसे भरोसेमंद खजांची की जिम्मेदारी सौंप दी। आगे चलकर मुर्शिद कुली खान ने इसी शहर को अपने नाम पर नया नाम दिया, मुर्शिदाबाद। यहीं से माणिक चंद की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, क्योंकि अब वो सिर्फ एक साहूकार नहीं रहे थे। बंगाल के शाही खजाने से लेकर टकसाल तक कई अहम आर्थिक फैसलों में उनकी भूमिका बढ़ने लगी। उस समय पूरे बंगाल में जो नए सिक्के ढाले जाते थे, उनकी व्यवस्था भी इसी शाही टकसाल से चलती थी। बाहर से आने वाले व्यापारियों को अपने सिक्के बदलवाने पड़ते थे और इस पूरे काम में माणिक चंद की कोठी की अहम भूमिका होती थी। हर लेन देन के साथ उनका प्रभाव भी बढ़ता गया। धीरे धीरे हालात ये हो गई कि बंगाल की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ नवाब का खजाना नहीं, बल्कि माणिक चंद की कोठी बन चुकी थी। यही वो दौर था जब इस परिवार ने सिर्फ पैसा कमाना बंद कर दिया और सत्ता की दिशा तय करनी शुरू कर दी। इधर बंगाल में माणिक चंद का रुतबा लगातार बढ़ रहा था, तो उधर दिल्ली में मुगल सल्तनत की नींव कमजोर पड़ने लगी थी। औरंगजेब की मौत के बाद बादशाह बनने की लड़ाई शुरू हो गई थी। इसी दौर में मुगल शहजादे फखरुसियर को भी बड़ी रकम की जरूरत पड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने मदद के लिए माणिक चंद का दरवाजा खटखटाया। माणिक चंद ने उन्हें आर्थिक मदद दी और यही पैसा आगे चलकर फखरुसियर की सबसे बड़ी ताकत बना और 1713 में वो दिल्ली के 10वें मुगल बादशाह बने और उन्होंने माणिक चंद को नगर सेठ की उपाधि दे दी। उनका रुतबा लगातार बढ़ रहा था, लेकिन निजी जीवन में वो दुखी थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपनी बहन के बेटे फतेह चंद को गोद लिया और धीरे धीरे कारोबार की सारी जिम्मेदारियां भी उन्हें सौंपनी शुरू कर दी। साल 1714 में माणिक चंद का निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के साथ ये साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, क्योंकि फतेह चंद अपने चाचा से 2 कदम आगे निकला और कारोबार को पहले से कहीं ज्यादा बड़ा बना लिया। मुगल दरबार से लेकर विदेशी व्यापारियों तक हर कोई उनकी आर्थिक ताकत को पहचानने लगा। आखिरकार मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने फतेह चंद को एक ऐसी उपाधि दी जिसने हमेशा के लिए इस परिवार की पहचान बदल दी, और ये उपाधि थी जगत सेठ, यानी दुनिया का सेठ। बस यहीं से ये घराना जगत सेठ के घराने के नाम से अमर हो गया। फतेह चंद ने इस घराने को अपने सबसे सुनहरे दौर में पहुंचा दिया। अब दिल्ली से लेकर बनारस, पटना, आगरा और बंगाल में बड़े शहरों तक उनकी कोठियां फैल चुकी थी। उनका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था। मुगल दरबार, बंगाल के नवाब, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों की विदेशी कंपनियों तक बड़े आर्थिक फैसलों के लिए जगत सेठ पर निर्भर रहने लगी थी। मगर फिर साल 1744 में फतेह चंद का भी निधन हो गया। उनके बाद इस विशाल कारोबार की जिम्मेदारी उनके पोते महताब राय ने संभाली। दरअसल फतेह चंद के बड़े बेटे की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उत्तराधिकारी महताब राय बने। वहीं छोटे बेटे की शाखा से उनके दूसरे पोते स्वरूप चंद भी कारोबार में बराबर के साझेदार थे। कुछ ही समय में ये दोनों भाई जगत सेठ घराने का नया चेहरा बन गए। इसी दौरान बंगाल के नवाब अली वर्दी खान थे। अली वर्दी खान अच्छी तरह से जानते थे कि इतने बड़े सूबे को सिर्फ सेना के दम पर नहीं चलाया जा सकता, एक मजबूत खजाना भी उतना ही जरूरी है। यही वजह थी कि उन्होंने जगत सेठ घराने को वही सम्मान और अधिकार दिए जो उन्हें पहले से मिले हुए थे। महताब राय और स्वरूप चंद भी नवाब के भरोसेमंद लोगों में गिने जाने लगे, लेकिन इतिहास का पहिया बहुत तेजी से घूमने लगा। साल 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। उनके बाद बंगाल की गद्दी उनके नाती सिराजुद्दौला के हाथों में आई। मुश्किल से 23 साल की उम्र, नाक पर हमेशा गुस्सा और किसी पर भरोसा न करना, ये बातें सिराजुद्दौला को दूसरे नवाबों से अलग बनाती थी। और नवाब बनते ही सिराजुद्दौला ने दरबार के पुराने लोगों को अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने अपनी मौसी घसीटी बेगम का खजाना सीज कर दिया और सेनापति मीर जाफर को भी साइडलाइन कर दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सिराजुद्दौला हमेशा से जगत सेठ घराने से जलते थे। उनका कहना था कि ये मारवाड़ी बैंकर मुझसे ज्यादा अमीर और सम्मानित क्यों है। हालांकि शुरुआत में नवाब ने जगत सेठ से पंगा नहीं लिया, लेकिन फिर जब अंग्रेज भी बंगाल में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे,
व्यापार के नाम पर किले मजबूत किए जा रहे थे, सैनिक बढ़ाए जा रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापारी से शासक बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही थी। तब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ने का प्लान बनाया। उन्हें अपनी जंग के लिए बड़ी रकम की जरूरत पड़ी, जिसके लिए उन्होंने मेहताब राय और स्वरूप चंद को भरे दरबार में पेश होने का हुक्म दिया और सीधे 3 करोड़ रुपए की मांग कर दी। लेकिन मेहताब राय ने सिराजुद्दौला के इस रवैये को देखकर पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। बस यही वो पल था जब सिराजुद्दौला का गुस्सा फूट पड़ा। भरे दरबार में उसने मेहताब राय के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और उन्हें अपमानित करते हुए धमकी भी दी। वही तमाचा जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। उस समय शायद सिराजुद्दौला को लगा होगा कि उसने एक साहूकार को उसकी औकात दिखा दी है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने जिस आदमी का अपमान किया है, जो अपने खजाने के दम पर उसकी मौत की तारीख लिखेगा। खैर, दरबार से बाहर निकलते ही मेहताब राय और स्वरूप चंद ने सिराजुद्दौला को खत्म करने का फैसला किया और साजिश रचने लगे। इस साजिश में सबसे पहले जगत सेठ का साथ दिया बंगाल के सेनापति मीर जाफर ने। उसके बाद नवाब का खजांची राय दुर्लभ भी इस गुट में शामिल हो गया। इन लोगों का एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना। लेकिन इतनी बड़ी साजिश सिर्फ 3 लोग मिलकर नहीं कर सकते थे। उन्हें एक चौथे खिलाड़ी की जरूरत थी और वो खिलाड़ी था ईस्ट इंडिया कंपनी। उधर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव भी इसी मौके की तलाश में था। वो समझ चुका था कि अगर बंगाल पर कब्जा करना है तो सबसे पहले सिराजुद्दौला को हटाना होगा और इसी के चलते उसने जगत सेठ, मीर जाफर और राय दुर्लभ के साथ हाथ मिला लिया। गुप्त बैठकों का दौर शुरू हुआ और आखिरकार एक समझौता हुआ। तय हुआ कि अंग्रेज अगर जीत गए तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी रकम और व्यापारिक सुविधाएं मिलेंगी और इस पूरी योजना के फाइनेंस को संभालेंगे जगत सेठ। साजिश पूरी तरह तैयार थी, बस इंतजार था उस दिन का जब मैदान में तलवारें चलेंगी। लेकिन फैसला हथियारों से नहीं, विश्वासघात से होगा। 23 जून 1757, पश्चिम बंगाल के पलासी का मैदान। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला के करीब 50,000 सैनिकों की विशाल सेना, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की मुश्किल से 3,000 सैनिकों वाले ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर सिर्फ सेना की संख्या देखी जाए तो अंग्रेजों के जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन पलासी का युद्ध मैदान में नहीं, उससे कई दिन पहले जीता जा चुका था। जैसे ही पलासी का युद्ध शुरू हुआ, सिराजुद्दौला को अपने सबसे भरोसेमंद लोगों से जिस साथ की उम्मीद थी वही कभी नहीं मिला, क्योंकि मीर जाफर पहले ही अंग्रेजों से मिल चुका था। इसी बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अंग्रेजों ने अपनी तोपों और बारूद को तिरपाल से ढककर सुरक्षित कर लिया, लेकिन नवाब की सेना नहीं कर पाई और उनका ज्यादातर बारूद भीग गया। बारिश थमते ही रॉबर्ट क्लाइव ने ताबड़तोड़ हमला शुरू किया। सिराजुद्दौला अभी संभल भी नहीं पाए थे कि मीर जाफर ने अपनी अगली चाल चल दी। उसने नवाब को युद्ध रोकने और सेना को पीछे हटने की सलाह दी। सिराजुद्दौला ने उस पर भरोसा किया और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कुछ ही घंटों में बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। इस लड़ाई में सिराजुद्दौला के करीब 500 सैनिक मारे गए, जबकि अंग्रेज के सिर्फ 22। अपनी हार सामने देखकर सिराजुद्दौला ऊंट पर सवार होकर रणभूमि से भाग निकले, लेकिन ज्यादा दिन बच नहीं सके। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया और मीर जाफर के बेटे मीरन के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई। उधर रॉबर्ट क्लाइव पलासी का युद्ध जीत चुका था और अपने वादे के मुताबिक अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया। मीर जाफर के नवाब बनते ही अंग्रेजों ने उनसे उपहार, मुआवजे और तरह तरह की मांगों के नाम पर इतना पैसा लिया कि बंगाल का शाही खजाना लगभग खाली हो गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका जगत सेठ घराने को तब लगा जब मीर जाफर ने अंग्रेजों को कलकत्ता में अपनी टकसाल खोलने और सिक्के ढालने की अनुमति दे दी, जिस कारोबार पर वर्षों से जगत सेठ का दबदबा था। अब उसमें अंग्रेज सीधे उतर चुके थे। अब उन्हें जगत सेठ से कर्ज लेने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि बंगाल की दौलत सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ आने लगी। साल 1760 में जब मीर जाफर अंग्रेजों की बढ़ती मांगे पूरी नहीं कर पाए तो उन्हें हटाकर उनके दमाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाकर भारतीय व्यापारियों से कर हटा दिया, ताकि अंग्रेजों का टैक्स फ्री व्यापार खत्म हो सके। यहीं से दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया। इस दौरान मीर कासिम के हाथ कुछ गुप्त दस्तावेज लगे, जिनमें जगत सेठ मेहताब राय का एक खत भी था, जिसमें अंग्रेजों को मीर कासिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए उकसाया गया था और जंग का खर्च उठाने की बात कही गई थी। मीर कासिम समझ गया कि सिराजुद्दौला के साथ जो हुआ था वही अब उसके साथ दोहराया जा सकता है।
साल 1763 में मीर कासिम ने महताब राय और उनके चचेरे भाई स्वरूप चंद को मुंगेर बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि दोनों भाइयों ने अपनी जान बचाने के लिए 4 करोड़ रुपए तक देने की पेशकश की, लेकिन इस बार दौलत भी उनकी जान नहीं बचा सकी। मीर कासिम के आदेश पर दोनों की हत्या कर दी गई। कुछ विवरण बताते हैं कि उन्हें गोली मार दी गई, जबकि कुछ के अनुसार उन्हें किले से गंगा में फेंककर मौत के घाट उतार दिया गया। यहीं से जगत सेठ घराने का पतन शुरू हो गया। अंग्रेजों ने उनका पूरा कर्ज लौटाने से इनकार कर दिया। बंगाल की दीवानी पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जा चुकी थी और धीरे धीरे इस घराने का कारोबार भी बिखरता चला गया। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि जो परिवार कभी मुगल बादशाहों, नवाबों और अंग्रेजों तक को करोड़ों रुपए उधार देता था, उसी परिवार के अंतिम वारिस गोविंद चंद को अपनी गुजर बसर के लिए अंग्रेजों से 1200 रुपए महीने की पेंशन मांगनी पड़ी। कुछ समय बाद वह भी बंद कर दी गई। आज मुर्शिदाबाद की वह हवेली एक संग्रहालय है, जिस तहखाने में कभी करोड़ों की दौलत रखी जाती थी। वहां अब सिर्फ इतिहास की खामोशी बची है। जगत सेठ ने सोचा था कि अंग्रेज उनके लिए एक मोहरा बनेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अंग्रेज ने पहले उनके दुश्मनों को हटाया और फिर उनके साथियों को, और आखिर में उसी घराने को इतिहास के सबसे गुमनाम पन्नों में छोड़ दिया, जिसने कभी उन्हें हिंदुस्तान में पैर जमाने की ताकत दी थी। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर उस रात नवाब सिराजुद्दौला ने जगत सेठ को थप्पड़ मारकर अपमानित ना किया होता तो क्या आज भारत का भविष्य कुछ और होता, और क्या अंग्रेजों को भारत पर राज करने से रोका जा सकता था। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करके 15,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए, और ऐसे ही अनसुने अनकहे सच्चे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।